everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to discuss some most important questions and answers from your 7th chapter of class 12 history book, that is an imperial capital Vijayanagar. So ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर आप अपने क्लास 12 हिस्ट्री के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को चेक करोगे देन यू विल फाइंड दैट इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज़्यादा लंबा है एंड जैसे कि मैं आंसर्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर आप चाहो देन वीडियो का स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, बट प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो या फिर वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन सारी वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ एपोजी एंड फॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। सो क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर का ग्रोथ होता है, राइज होता है, एंड साथ ही साथ क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर का फॉल भी हो जाता है। इसी से मिलता जुलता और एक क्वेश्चन है दैट डिस्क्राइब द रोल ऑफ रामा राया टू ब्रिंग अबाउट द रुइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो रामा राया का क्या रोल था विजयनगर एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन में, सो इसको हमें डिस्क्राइब करना है। एंड और एक इसी का सिमिलर क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द ग्लोरी ऑफ विजयनगर रीच इट्स प्रिंसिपल एंड हाउ द सिटी ऑफ विजयनगर वाज सैक्ड एंड डेजर्टेड। सो किस तरीके से विजयनगर एम्पायर का ग्रोथ होता है एंड किस तरीके से विजयनगर एम्पायर पूरी तरीके से डेजर्टेड हो जाता है, विजयनगर एम्पायर को लूटा जाता है। सो सारे क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम ही होगा। सो नाउ अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग विजयनगर एम्पायर की ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। सो विजयनगर एम्पायर के जो सबसे फेमस रूलर थे उनका नाम था कृष्णदेव राय एंड वो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सो इन्हीं के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान विजयनगर एम्पायर का बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होता है। सो राजा कृष्णदेव राय ने 1512 में तुंगभद्रा रिवर एंड कृष्णा रिवर के बीच का जो लैंड था जिसको रायचूर द्वाब कहा जाता है, सो उस लैंड को उन्होंने एक्वायर कर लिया था। 1514 में उन्होंने उड़ीसा के रूलर्स को डिफीट कर दिया था, उसको बहुत ज़्यादा वीक कर दिया था। एंड 1520 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को भी डिफीट कर दिया था। सो इस तरीके से वो विजयनगर एम्पायर को एक्सपेंड कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये बता रखा है कि राजा कृष्णदेव राय ने अपने किंगडम को इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव बना दिया था, इतना ज़्यादा लार्ज एंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया था कि दूसरे जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे वो विजयनगर एम्पायर के एलाइज बन गए थे एंड वो राजा कृष्णदेव राय के सामने अपने रिस्पेक्ट को शो करते थे। सो राजा कृष्णदेव राय के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान विजयनगर किंगडम में जो आर्मी था, जो मिलिट्री था, सो वो भी हमेशा प्रिपेयर रहता था। जब भी अगर किसी भी दूसरे किंगडम के द्वारा अटैक किया जाता था देन विजयनगर एम्पायर में जो आर्मी था वो हमेशा प्रिपेयर रहता था अटैक करने के लिए या फिर फाइट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये बता रखा है कि राजा कृष्णदेव राय को क्रेडिट दिया जाता है फॉर बिल्डिंग सम फाइन टेम्पल्स। उन्होंने विजयनगर एम्पायर में कुछ बहुत ही अच्छे टेम्पल्स को भी कंस्ट्रक्ट करवाया था एंड साथ ही साथ उन्होंने कुछ इंप्रेसिव गोपुरम्स को भी कंस्ट्रक्ट करवाया था। सो इस वजह से भी राजा कृष्णदेव राय को क्रेडिट दिया जाता है। सो उन्हीं के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान विजयनगर एम्पायर बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश करता है, विजयनगर एम्पायर का बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होता है। साथ ही साथ विजयनगर एम्पायर में हमें पीस एंड प्रोस्पेरिटी भी देखने को मिलता है। सो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर का ग्रोथ होता है। ना नेक्स्ट हम लोग अब विजयनगर एम्पायर के फॉल के रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जब 1529 में राजा कृष्णदेव राय का डेथ हो जाता है, सो राजा कृष्णदेव राय के जो सक्सेसर थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे कि वो रेबेलियस नायकास या फिर मिलिट्री चीफ्स के द्वारा जो अटैक किया जा रहा है सो उसके अगेंस्ट में वो फाइट कर सके। एंड ये सारे जो नायकास एंड जो मिलिट्री चीफ थे सो वही विजयनगर एम्पायर में एक थ्रेट, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। सो इस वजह से भी धीरे धीरे विजयनगर एम्पायर का फॉल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 1542 में अरवद्दु डायनेस्टी जो कि एक न्यू डायनेस्टी था, सो ये विजयनगर एम्पायर को रूल करना स्टार्ट कर देता है। एंड ये जो डायनेस्टी था ये लगभग 17th सेंचुरी के एंड तक रहता है। सो ये न्यू डायनेस्टी भी इतना ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी नहीं था, सो इस वजह से भी विजयनगर एम्पायर का फॉल होता है। एंड इसी टाइम पीरियड के दौरान विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे सो उनका भी हमें मिलिट्री एम्बिशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ डेक्कन सल्तनत के जितने भी रूलर्स थे सो उनका भी हमें मिलिट्री एम्बिशन देखने को मिलता है।
इसी वजह से डेक्कन सल्तनत में जितने भी सुल्तान थे, जितने भी रूलर्स थे, वो आपस में मिल जाते हैं। वे लोग आपस में अपना एक अलायंस बनाते हैं एंड फिर वे लोग आपस में एक साथ मिलकर विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट में अटैक करते हैं। फाइनली 1565 में बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा, इन तीनों ही सल्तनत के जो रूलर्स थे, ये लोग आपस में मिल जाते हैं एंड इन तीनों ही किंगडम्स या फिर सल्तनत के कंबाइंड आर्मीज मिलके विजयनगर एम्पायर के जो चीफ मिनिस्टर थे, जिनका नाम था रामा राया, इनकी आर्मी को डिफीट कर देते हैं एट रक्षाशी टंगाडी, जिसको तालीकोटा भी कहा जाता है। एंड इसी बैटल को बैटल ऑफ तालीकोटा कहा जाता है। बैटल ऑफ तालीकोटा मेन रीजन है जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, विजयनगर एम्पायर का फॉल हो जाता है। एज अ रिजल्ट जो भी विक्टोरियस आर्मीज थे, वो विजयनगर सिटी को पूरी तरीके से लूट लेते हैं एंड कुछ ही सालों के अंदर में विजयनगर एम्पायर पूरी तरीके से डेजर्टेड हो जाता है। बहुत सारे लोग विजयनगर एम्पायर को छोड़ के चले जाते हैं। इस तरीके से विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल होता है या फिर डिसइंटीग्रेशन होता है। विद दिस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ना जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। एनालाइज द मेन फीचर्स ऑफ अमारा नायका सिस्टम which was introduced in विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में जो अमारा नायका सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, इस सिस्टम के हमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताना है। एंड इसी का सिमिलर क्वेश्चन है दैट द अमारा नायका सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। द आंसर इज अमारा नायका सिस्टम विजयनगर एम्पायर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इनोवेशन था। दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड के दौरान एकता सिस्टम हुआ करता था। अमारा नायका सिस्टम के कई सारे जो फीचर्स है, उसको एकता सिस्टम से ही ड्राइव किया गया है। अमारा नायकास बेसिकली मिलिट्री कमांडर्स को कहा गया है जो कि अपने अपने गिवन टेरिटरीज में रूल करते थे। एंड ये जो टेरिटरीज है वो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स या फिर रायार्स के द्वारा ही उनको प्रोवाइड किया गया है। ना नेक्स्ट अगर हम लोग अमारा नायका सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करें, जो अमारा नायकास होते थे वे लोग अपने अपने एरियाज में टैक्स को कलेक्ट करते थे। उनके टेरिटरीज या फिर उनके एरियाज में रहने वाले जो पीजेंट्स, क्राफ्ट पर्सन एंड जो ट्रेडर्स होते थे, उनसे ड्यूज यानी कि उनसे टैक्स को कलेक्ट करते थे। ये जो टैक्स रेवेन्यू उनको मिलता था, उस रेवेन्यू का कुछ हिस्सा वो अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते थे एंड बाकी का जो हिस्सा होता था उस हिस्से को वो अपने हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स के कंटिंजेंट यानी कि अपने हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स का जो आर्मी ग्रुप होता था, उसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अमारा नायकास के पास भी अपना खुद का पर्सनल मिलिट्री ग्रुप्स होता था। उस मिलिट्री ग्रुप्स में हॉर्सेस होते थे, एलिफेंट्स होते थे। उस मिलिट्री ग्रुप को मेंटेन करने के लिए वो उस रेवेन्यू अमाउंट का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि अमारा नायकास के पास जो मिलिट्री ग्रुप होता था, इवन विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स होते थे, जो रायाज होते थे, वे लोग इन्हीं सारे कंटिंजेंट, इन्हीं सारे मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करते थे। विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने सदर्न पेनिनसुला को कंट्रोल करने के लिए अमारा नायकास के मिलिट्री ग्रुप्स का ही इस्तेमाल किया था। अमारा नायकास किंग को एनुअली यानी कि सालाना ट्रिब्यूट पे किया करते थे और साथ ही साथ किंग्स को गिफ्ट्स भी प्रोवाइड किया करते थे। किंग्स कभी कभार अमारा नायकास को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर कर देते थे अपने सुप्रीमेसी, अपने पावर को शो करने के लिए। कई सारे ऐसे अमारा नायकास होते थे जो जब बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाते थे, देन वो अपना इंडिपेंडेंट किंगडम को स्टेबलाइज करते थे एंड इस वजह से जो सेंट्रल इंपेरियल स्ट्रक्चर था, जो अमारा नायका सिस्टम था, वो धीरे धीरे कोलैप्स हो गया। विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ना नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। एनालाइज द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर द सिटी ऑफ विजयनगर। विजयनगर सिटी में वाटर का सोर्स क्या था? एंड इसी का सिमिलर क्वेश्चन है दैट हाउ विद द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द विजयनगर मीट। विजयनगर सिटी में वाटर का जो भी रिक्वायरमेंट्स होता था, उसको किस तरीके से मीट किया जाता था? द आंसर इज विजयनगर एम्पायर में रहने वाले लोग वाटर को 3 तरीके से ऑब्टेन करते थे। पहला है विजयनगर एम्पायर का जो वाटर रिक्वायरमेंट होता था, वो नेचुरल बेसिन के द्वारा ही फुलफिल हो जाता था, फॉर्म बाय द रिवर तुंगभद्रा। विजयनगर सिटी के पास से ही तुंगभद्रा रिवर फ्लो करता है नॉर्थ ईस्टली डायरेक्शन से होते हुए। तुंगभद्रा रिवर या फिर तुंगभद्रा रिवर से जो नेचुरल बेसिन क्रिएट होता था, वही विजयनगर सिटी में रहने वाले लोगों को वाटर प्रोवाइड करता था। ये था पहला सोर्स। ना जो सेकेंड सोर्स है वाटर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, वो है एम्बैंकमेंट्स, जो कि राजाओं के द्वारा बनाया जाता था अलोंग द स्ट्रीट टू क्रिएट रिजर्वायर ऑफ डिफरेंट साइज। अलग अलग साइज के रिजर्वायर को क्रिएट करने के लिए राजाओं के द्वारा एम्बैंकमेंट्स भी बनाया जाता था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैंक है जो कि लगभग 15th सेंचुरी के शुरुआत के टाइम पीरियड के दौरान बनाया गया था। वो जो इंपॉर्टेंट टैंक है, उस टैंक को कहा जाता है कमलापुरम टैंक। इस टैंक के आसपास में जितने भी एग्रीकल्चरल फील्ड है, उन सारे एग्रीकल्चरल फील्ड को इरिगेट करने के लिए इसी टैंक की वाटर का इस्तेमाल किया जाता था। एंड इवन रॉयल सेंटर में जो वाटर का रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए भी कमलापुरम टैंक से ही वाटर को एक चैनल के द्वारा रॉयल सेंटर में लेके जाया जाता था। ये था सेकेंड सोर्स। ना जो थर्ड सोर्स है वो है हिरिया कैनल।
सो हिरिया कैनल के द्वारा भी विजयनगर सिटी में जो वाटर का रिक्वायरमेंट था उसको पूरा किया जाता था। सो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही प्रोमिनेंट वाटर वर्क था। एंड ये जो हिरिया कैनल है, सो ये संगमा डायनेस्टी के किंग्स के द्वारा बनाया गया था। सो इट ड्रू वाटर फ्रॉम अ डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर। सो हिरिया कैनल में तुंगभद्रा रिवर के ऊपर जो डैम बनाया गया था, सो उसी डैम से हिरिया कैनल में पानी आता था। सो इन तीनों ही सोर्सेज से हमें पता लगता है कि विजयनगर एम्पायर के जो रूलर थे, सो उन्होंने अपने स्पेशल इंटरेस्ट को दर्शाया है वाटर रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए। एंड उनके द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एफर्ट लगाया गया था सिटी में जो वाटर का रिक्वायरमेंट था, कॉमन पीपल के लिए जो वाटर का रिक्वायरमेंट था उसको पूरा करने के लिए। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज, व्हाई वाज पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज़ाक ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, एक्सप्लेन। सो एक पर्शियन एम्बेसडर थे जिनका नाम था अब्दुल रज़ाक। सो अब्दुल रज़ाक विजयनगर एम्पायर के फोर्टिफिकेशन को देखकर इतना ज़्यादा इंप्रेस क्यों हो गए थे? सो फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसी सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, बट फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सो नाउ अब हम लोग आंसर को डिस्कस करते हैं। सो अब्दुल रज़ाक एक एम्बेसडर थे जिसको पर्शिया के रूलर के द्वारा भेजा गया था कैलिकट में इन द 15th सेंचुरी। सो वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं विजयनगर एम्पायर के फोर्टिफिकेशन को देखकर। सो उनके द्वारा जो कुछ भी ऑब्जर्व किया गया था, सो वो हमें नेक्स्ट बता रखा है। सो अब्दुल रज़ाक ने अपने अकाउंट में 7 लाइन ऑफ फोर्ट्स के बारे में मेंशन किया है, यानी कि विजयनगर एम्पायर में टोटल 7 फोर्टिफिकेशन था। सो विजयनगर एम्पायर में जो फोर्टिफिकेशन था, सो वो पूरी ही सिटी को तो फोर्टिफाइड करता ही था, पूरी ही सिटी को तो प्रोटेक्ट करता ही था, बट साथ ही साथ उस सिटी में जो एग्रीकल्चरल लैंड थे एंड इवन जो फॉरेस्ट एरिया था, सो उसको भी फोर्टिफाइड करता था, उसको भी प्रोटेक्ट करता था। यानी कि ये जो 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन है, सो इसमें एग्रीकल्चरल फील्ड भी इंक्लूडेड होते थे, फॉरेस्ट भी इंक्लूडेड होते थे, साथ ही साथ पूरा का पूरा सिटी भी इंक्लूडेड होता था। सो अब्दुल रज़ाक के द्वारा ये नोटिस किया गया कि फर्स्ट, सेकंड एंड जो थर्ड वॉल से फोर्टिफिकेशन का, सो उसके बीच में उन्हें कल्टिवेटेड फील्ड, गार्डन्स एंड हाउसेस देखने को मिलते हैं। एंड इस फोर्टिफिकेशन का जो सबसे आउटर मोस्ट वॉल था, सो वो लिंक करता है विद द हिल्स सराउंडिंग द सिटी। सो विजयनगर सिटी को नेचुरली जो बड़े बड़े हिल्स है, जो पहाड़ है, सो वो भी उसको प्रोटेक्ट करता था, वो भी इसको घेर के रखता था। सो फोर्टिफिकेशन का जो सबसे आउटर मोस्ट वॉल है एंड जो नेचुरल हिल्स है, सो दोनों ही एक दूसरे के साथ लिंक करता था। सो फोर्टिफिकेशन की वॉल्स को क्रिएट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए ना किसी मोटर का इस्तेमाल किया गया था और ना ही किसी सीमेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया गया था। सो बेसिकली फोर्टिफिकेशन की वॉल्स को क्रिएट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि वेज शेप का होता था, यानी कि थोड़ा सा ट्राइंगुलर शेप का होता था। सो इस वजह से सारे स्टोन्स आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो जाते थे। सो जो सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन था, सो वो हमें अर्बन कॉम्प्लेक्स के इनर कोर में देखने को मिलता है। अर्बन कॉम्प्लेक्स को पूरी तरीके से जो सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन है वो घेरता है। एंड जो थर्ड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन था, वो हमें रॉयल सेंटर में देखने को मिलता है। एंड इवन रॉयल सेंटर में जितने भी मेजर बिल्डिंग थे, सो सारे ही मेजर बिल्डिंग में भी हमें बड़े बड़े वॉल्स देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े वॉल से सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को भी घेरा गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। सो द फोर्ट वॉज एंटर्ड थ्रू वेल गार्डेड गेट्स। सो फोर्टिफिकेशन के अंदर जाने के लिए हमें एक बहुत ही वेल गार्डेड गेट को क्रॉस करना पड़ेगा। एंड ये जो गेट है, सो ये गेट सिटी के मेजर रोड के साथ लिंक है। सो जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है, अडॉप्ट किया है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ अपने सिटी में जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाय कंस्ट्रक्टिंग फोर्टिफिकेशन वॉल। सो फोर्टिफिकेशन का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप इस तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हो। सो आप लोग ट्राई करना एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना, क्योंकि इससे आंसर बहुत ही ज़्यादा लंबा लगता है एंड एग्जामिनर भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपके आंसर को पढ़ पाएंगे। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ना हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इनक्लोजिंग एग्रीकल्चरल लैंड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि विजयनगर सिटी में जो फोर्टिफिकेशन था, सो वो ना सिर्फ विजयनगर सिटी को प्रोटेक्ट करता था, बल्कि साथ ही साथ उस सिटी में जो एग्रीकल्चरल फील्ड थे या फिर जो एग्रीकल्चरल लैंड था, सो उसको भी प्रोटेक्ट करता था। सो उसी के सिग्निफिकेंस के बारे में, उसी के इंपॉर्टेंस के बारे में हमें बताना है कि आखिर फोर्टिफिकेशन जो वॉल था, सो वो एग्रीकल्चरल लैंड को प्रोटेक्ट करता था। सो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या एडवांटेज है। एंड इसी का सिमिलर क्वेश्चन है दैट व्हाट डू यू थिंक विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनक्लोजिंग एग्रीकल्चरल लैंड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया ऑफ द सिटी।
सो सबसे पहले हम लोग फोर्टिफिकेशन के एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। सो विजयनगर एम्पायर के किंग्स के द्वारा इवन एग्रीकल्चरल लैंड को भी फोर्टिफाइड एरिया के अंदर में इसीलिए इंक्लूड किया गया ताकि इसके द्वारा वो अपने सब्जेक्ट्स, अपने प्रजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। सो कई बार क्या होता है कि एनिमीज के द्वारा किसी भी किंगडम के ऊपर जब अटैक किया जाता है, वार किया जाता है, सो ऐसे टाइम में अगर उस किंगडम में फोर्टिफाइड वॉल्स रहेंगे तो एनिमीज के लिए उन सारे फोर्टिफाइड वॉल्स को क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो अगर कल्टीवेबल लैंड्स यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड्स को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको भी अगर फोर्टिफाइड किया जाएगा चारों तरफ, अगर वहाँ पे भी हमें फोर्टिफिकेशन वॉल्स देखने को मिलेंगे, देन एनिमीज इवन जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर भी अटैक नहीं कर पाएंगे, एग्रीकल्चरल लैंड को भी हार्म नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर किंगडम में उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कभी भी स्टारवेशन का सिचुएशन नहीं आएगा, फेमाइन का सिचुएशन नहीं आएगा, यानी कि उस पर्टिकुलर सिटी में वार के सिचुएशन में भी कभी भी भूखमारी नहीं आएगा, कभी भी आकार नहीं पड़ेगा। So this led to a regular supply of food grains to the king and its people during the time of siege by another attacking kingdom. So अगर दूसरे किंगडम के द्वारा विजयनगर किंगडम को सीज कर लिया जाता है, चारों तरफ से घेर लिया जाता है, देन इसके थ्रू भी उस किंगडम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, सो वो फोर्टिफाइड एरिया के अंदर में ही है। देन टाइम टू टाइम जो फूड ग्रेन्स का सप्लाई है वो किंग्स के पास पहुंचता जाएगा, उस किंगडम में रहने वाले लोगों के पास पहुंचता जाएगा। सो उस किंगडम में कभी भी फेमाइन नहीं आएगा उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, अगर किसी भी किंगडम के द्वारा वार वगैरह किया जाता है, सीज वगैरह किया जाता है। So it ensured that the peasants did not face any problem in cultivation due to war and other reason. So अगर cultivable areas को भी fortified किया जाता है, then ऐसे में अगर वार भी होता है या फिर कोई भी difficult situation आता है, then इस वजह से जो peasants है, so उनको अपने agriculture production के काम को करने में कोई भी problem face नहीं करना पड़ेगा। एंड द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज वेरी ईजी, एंड वार के सिचुएशन में भी लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। सो इन सारे रीजंस की वजह से ही विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के द्वारा एग्रीकल्चरल लैंड को भी फोर्टिफाइड किया गया था। एंड ये सारे कुछ एडवांटेजेस भी है, अगर एग्रीकल्चरल लैंड को फोर्टिफाइड किया जाता है तो इसकी वजह से हमें ये सारे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। ना नेक्स्ट अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करें, तो ये जो फोर्टिफिकेशन का सिस्टम था ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। इतने लार्ज एरियाज को फोर्टिफाइड करना, इतने सारे वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करना, सो इससे राजा का बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाता था। साथ ही साथ उन सारी फोर्टिफिकेशन के एरियाज में, उन सारे फोर्ट्स में आर्मीज को मेंटेन करके रखना, सो इससे डिफेंस में भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता था। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। ना हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट एग्जामिन द आर्किटेक्चरल एंड रिचुअल फीचर्स ऑफ महानवमी डिब्बा। सो महानवमी डिब्बा के हमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स एंड रिचुअल फीचर्स के बारे में बताना है। इसी का सिमिलर क्वेश्चन है, एनालाइज द रिचुअल्स एसोसिएटेड विथ महानवमी डिब्बा एट द रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर। सो द आंसर इज, सो महानवमी डिब्बा एक बहुत ही मैसिव प्लेटफॉर्म है इन द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर, दैट इज हम्पी। सो महानवमी डिब्बा हम्पी में लोकेटेड है एंड ये एक बहुत ही मैसिव, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो महानवमी डिब्बा का जो बेस है वो लगभग 11,000 स्क्वायर फीट का है एंड जो हाइट है वो लगभग 40 फीट का है। सो इस प्लेटफॉर्म के बेस में हमें रिलीफ कार्विंग देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ही अच्छे डिजाइन्स हमें बेस में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से महानवमी डिब्बा का जो ब्यूटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो महानवमी डिब्बा में एक जो हिंदू फेस्टिवल होता है जिसको महानवमी या फिर नवरात्रि कहा जाता है, सो उसको सेलिब्रेट किया जाता था बहुत ही अच्छी तरीके से इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। सो ये जो फेस्टिवल है नवरात्रि, सो ये 9 डेज तक सेलिब्रेट किया जाता है एंड उस टाइम पीरियड के दौरान विजयनगर एम्पायर के जो रायाज होते थे, यानी कि जो रूलर्स होते थे, वो अपने पावर एंड प्रेस्टीज को एक्सप्रेस करते थे। ना नेक्स्ट अगर हम लोग इस ओकेजन में क्या कुछ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज को परफॉर्म किया जाता था इसके बारे में डिस्कस करें, सो पहला पॉइंट ये है कि उस टाइम पीरियड के दौरान बफेलोस या फिर जो दूसरे एनिमल्स होते थे, सो उनका सैक्रिफाइस किया जाता था, उनका बलि वगैरह चढ़ाया जाता था। साथ ही साथ उस टाइम पीरियड के दौरान जो स्टेट गॉड एंड गॉडेसेस यानी कि स्टेट के जो देवी देवता होते थे, सो उनको प्रेयर ऑफर किया जाता था। स्टेट हॉर्स को यानी कि जो रॉयल हॉर्स होता है उसको वर्शिप किया जाता था। इसके अलावा डांस, रेसलिंग मैचेस एंड कई सारे एंटरटेनिंग आइटम्स को भी परफॉर्म किया जाता था, जैसे कि हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड सोल्जर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया जाता था, उनका एक जुलूस निकाला जाता था, एक यात्रा निकाला जाता था। सो महानवमी डिब्बा से रिलेटेड हमें ये सारे रिचुअल्स एंड सेरेमनीज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। एग्जामिन द फीचर्स ऑफ रॉयल सेंटर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। सो विजयनगर एम्पायर में जो रॉयल सेंटर था, सो रॉयल सेंटर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हमें लिखना है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ विजयनगर सेटलमेंट डिजाइनेटेड एज रॉयल सेंटर, एक्सप्लेन। सो विजयनगर सेटलमेंट का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट था, सो उसको रॉयल सेंटर क्यों कहा जाता है, सो इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है। सो द आंसर इज, सो विजयनगर एम्पायर का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट था, सो वहीं पे रॉयल सेंटर लोकेटेड था।
नेक्स्ट अगर हम लोग रॉयल सेंटर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करें, सो रॉयल सेंटर में हमें 60 टेम्पल एंड 30 पैलेसेस देखने को मिलते हैं। सो पैलेसेस एंड टेम्पल्स के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैसोनरी यानी कि स्टोन एंड मोटर का इस्तेमाल किया गया था, वेरेस पैलेसेस के स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टोन्स के साथ साथ पेरिशनेबल मटेरियल यानी कि वुड वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया था। सो ये रॉयल सेंटर का पहला फीचर था। नाउ द सेकंड फीचर इज, सो रॉयल सेंटर में जो किंग्स पैलेस है सो वो सबसे लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स है एंड ये पूरा है जो एंटायर कॉम्प्लेक्स है सो ये हाई डबल वॉल से सराउंडेड है। सो किंग्स पैलेस में हमें दो इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। सो पहला है ऑडियंस हॉल। सो ऑडियंस हॉल एक बहुत ही हाई प्लेटफॉर्म है विद वुडन पिलर्स एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल्स। सो इस हाई प्लेटफॉर्म में हमें वुडन पिलर्स भी देखने को मिलता है जो कि रेगुलर एंड क्लोज इंटरवल्स में बनाया गया है। एंड जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है वो है महानवमी डिब्बा, जिसके बारे में जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सो अगेन मैं ये सारे पॉइंट्स रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि सेम ही पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखा गया है। एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ग्रैंड पैलेसेस इन द रॉयल सेंटर। सो रॉयल सेंटर में हमें कुछ बहुत ही ग्रैंड पैलेसेस भी देखने को मिलते हैं, जिसके पहला है लोटस महल, जो कि मे बी एक काउंसिल चैम्बर रहा होगा जहाँ पे किंग अपने एडवाइजर से मिलते थे। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट जो पैलेस है वो है हजारा रामा टेम्पल, जो कि सिर्फ और सिर्फ किंग्स एंड उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। सो विजयनगर एम्पायर में जो विरूपाक्षा टेम्पल है, सो विरूपाक्षा टेम्पल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को हमें डिस्क्राइब करना है। एंड इसी का सिमिलर क्वेश्चन है दैट द रूलर्स ऑफ विजयनगर innovated and developed new tradition in the Virupaksha temple. Elaborate. So the answer of this question is first point. So Virupaksha temple एक बहुत ही old, एक बहुत ही पुराना टेम्पल है एंड इस टेम्पल को लॉर्ड विरूपक्ष को ही डेडिकेट किया गया है। सो लॉर्ड विरूपक्ष विजयनगर किंगडम के गार्डियन डीटी है एंड लॉर्ड विरूपक्ष को भगवान शिवा का ही एक फॉर्म माना जाता है। सेकेंड पॉइंट इज, सो विरूपाक्षा टेम्पल में जो सबसे अर्लीस्ट श्राइन है, जो सबसे पुराना मंदिर है, सो उस मंदिर में हमें जो इंस्क्रिप्शन मिला है उससे हमें ये पता लगता है कि ये जो टेम्पल है सो ये 9th एंड 10th सेंचुरीज के टाइम पीरियड के दौरान बनाया गया था। विरूपाक्षा टेम्पल में जो सबसे पुराना मंदिर है सो उस मंदिर में हमें ये डेट मिलता है। सो ये जो विरूपाक्षा टेम्पल था इसको बहुत ही ज्यादा इनलार्ज किया गया, बहुत ही ज्यादा बड़ा बनाया गया विद द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। सो विजयनगर एम्पायर के स्टेबलाइजमेंट के बाद ही ये जो विरूपाक्षा टेम्पल था इसको बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट बनाया गया। एंड ये माना जाता है कि विजयनगर सिटी को विजयनगर एम्पायर का कैपिटल सिटी इसीलिए बनाया गया है क्योंकि विजयनगर सिटी में लॉर्ड विरूपाक्षा एंड पंपा देवी का श्राइन है। सो विरूपाक्षा टेम्पल में जो मेन श्राइन है, जो मेन मंदिर है, सो उसके सामने जो हॉल बनाया गया है जिसमें हमें कार्व्ड पिलर्स देखने को मिलते हैं, सो ये कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया था अपने पावर को दर्शाने के लिए, अपने पोजीशन को दर्शाने के लिए। साथ ही साथ राजा कृष्णदेव राय के द्वारा ईस्टर्न गोपुरम को भी कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। सो विरूपाक्षा टेम्पल में ईस्टर्न डायरेक्शन में जो गोपुरम है, जो एंट्री गेट है, सो ये भी राजा कृष्णदेव राय के द्वारा ही बनाया गया था। साथ ही साथ विरूपाक्षा टेम्पल में हमें मंडपास यानी कि पिलर्ड कॉरिडोर्स भी देखने को मिलते हैं। ना नेक्स्ट अगर हम लोग विरूपाक्षा टेम्पल के कुछ रिलीजियस एंड सोशल इंपॉर्टेंस को डिस्कस करें, सो विरूपाक्षा टेम्पल में जो हॉल है सो उसको वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड मैरिजेस ऑफ डीटीज। सो इन सारे प्रोग्राम के लिए उस हॉल का इस्तेमाल किया जाता था। सो इन सारी ओकेजन में, इन सारी प्रोग्राम्स में भगवान के स्पेशल इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता था दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल श्राइन। सो विरूपाक्ष टेम्पल के सेंट्रल श्राइन में जो भगवान का इमेज है सो उसके अलावा दूसरे स्पेशल इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता था इन सारे ओकेजन में। तो विजयनगर एम्पायर के जो किंग्स थे, जो रूलर्स थे, वो लोग ये क्लेम करते थे, दावा करते थे कि हम लोग गॉड विरूपाक्ष के बिहाफ में यानी कि उनके जगह पे ही रूल कर रहे हैं। सो जिस दिन विजयनगर एम्पायर के किंग्स अपने इंपॉर्टेंट नायकास के साथ टेम्पल्स में आते थे, विजिट करते थे, सो उस दिन को एक इंपॉर्टेंट स्टेट ओकेजन माना जाता था। सो इन सारे तरीकों से हम कह सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने विरूपाक्षा टेम्पल में न्यू ट्रेडिशन को इंट्रोड्यूस किया था। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। ना जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विटाला टेम्पल। सो नाउ नेक्स्ट हमें विटाला टेम्पल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्क्राइब करना है। एंड सेम क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है दैट व्हाई वाज विटाला टेम्पल ऑफ द विजयनगर यूनिक। सो विजयनगर एम्पायर में जो विटाला टेम्पल है वो एक यूनिक टेम्पल क्यों है? सो द आंसर इज, सो विटाला टेम्पल विजयनगर एम्पायर का दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल था। सो इन सारी रीजंस की वजह से विटाला टेम्पल को एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल माना जाता है।
सो पहला पॉइंट ये है कि विटाला टेम्पल को एक्सेप्शनल आर्किटेक्चर एंड अनमैच्ड क्राफ्टमैनशिप के लिए ही जाना जाता है। यानी कि विटाला टेम्पल में हमें बहुत ही अच्छे आर्किटेक्चरल फीचर्स देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा क्राफ्ट वर्क देखने को मिलता है। सो इस वजह से ये टेम्पल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा फेमस है। सो ये जो टेम्पल है इसको एक आइकॉनिक टेम्पल माना जाता है, क्योंकि इस टेम्पल में हमें कई सारे अमेजिंग स्टोन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि म्यूजिकल पिलर। सो इस टेम्पल में हमें लगभग 56 म्यूजिकल पिलर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस टेम्पल का वो ये है कि इस टेम्पल में हमें चैरियट स्ट्रीट देखने को मिलता है दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द टेम्पल गोपुरम इन अ स्ट्रेट लाइन। सो टेम्पल का जो गोपुरम है यानी कि जो एंट्री गेट है, सो वहां से लेकर स्ट्रेट लाइन में हमें एक चैरियट स्ट्रीट देखने को मिलता है। एंड ये जो स्ट्रीट है इस स्ट्रीट को स्टोन स्लैब से बनाया गया है। एंड साथ ही साथ इस स्ट्रीट में हमें पिलर्ड पैविलियंस यानी कि मंडप जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जहाँ पे मर्चेंट्स अपने शॉप्स को लगाते थे। सो इस टेम्पल में हमें कुछ हॉल्स देखने को मिलते हैं। एंड साथ ही साथ इस टेम्पल में हमें एक बहुत ही यूनिक श्राइन यानी कि एक बहुत ही यूनिक सा मंदिर देखने को मिलता है, जो कि चैरियट के यानी कि रथ के आकार में है। सो इस टेम्पल के जो प्रिंसिपल डीटी है, जो मेन भगवान है, वो है विटाला, जो कि भगवान विष्णु की एक फॉर्म है। एंड इनको जनरली महाराष्ट्र में वर्शिप किया जाता है। सो विरूपाक्ष टेम्पल में लॉर्ड विरूपाक्ष, जो कि भगवान शिव के एक फॉर्म है, सो उनको इंपॉर्टेंट डीटी माना जाता है। एंड विटाला टेम्पल में लॉर्ड विटाला, जो कि भगवान विष्णु के एक फॉर्म है, सो उनको एक इंपॉर्टेंट डीटी माना जाता है। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। सो ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो सबसे पहले आपको इस चैप्टर के इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। एंड उसके बाद ही आपको अगर और भी चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना है और भी अगर आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, देन आप उसको बाद में कर सकते हो। बट ये जो 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।